तो ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का समरी, और उसमें फर्स्ट टॉपिक है, एक इक्वेशन आपको दिया है जिसकी मदद से हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आप जानते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, NH3, और रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो दोनों लिख दो। और इनका जो ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमेशा टू दी पावर लिखिएगा, ठीक है। और इसी तरह से इनकी वैल्यू पुट कीजिएगा तो आप कैसी निकाल सकते हो। सिमिलरली हमको अगर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रेशर को हम P से लिखते हैं, तो यहाँ पे P लिखेंगे। प्रोडक्ट कौन है मेरा, अमोनिया, लेकिन ध्यान दीजिए, और रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन, तो P नाइट्रोजन लिख लो ऐसे, P ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई P ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। और इस पे पावर क्या देंगे वो ध्यान दीजिए। तो याद रखिए ये 3 मोल्स था, ये 1 था और ये 2 था, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें एक नोटिस करने वाली बात ये है, वो ये है कि यहाँ पे जो भी प्रेशर दिया रहेगा या फिर कंसंट्रेशन दिया रहेगा वो हमेशा गैसियस या एक्वस का आप कंसीडर करते हो। और सॉलिड किसका किसका इग्नोर करते हैं, सॉलिड और लिक्विड का। तो इस बात को नोट में लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंड लिक्विड, लिक्विड ये क्या होता है हमेशा जी, कांस्टेंट। और अगर चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको आप क्या कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन करने दौरान, इग्नोर। तो ये कभी कभी यूज करेगा, आपको आता है इस तरह से क्वेश्चंस लिखने भी आता है, इसकी वैल्यू निकालने भी आता है। तो ये आपका पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ आप दो टर्म देख रहे हो, केसी और केपी, तो इनमें रिलेशन देखते हैं केसी और केपी में। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, दूसरा लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन केपी और केसी। तो केपी इक्वल टू होता है फॉर्मूला केसी RT टू द पावर डेल एन जी, ये सेकंड फार्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे R आप जानते हो, वेयर लिखो, केपी केसी तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, लेकिन R जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम हमेशा लेंगे 0.083 बार। और T तो आपको पता है टेम्परेचर, केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर किस में लेना है आपको, नहीं तो चेंज कर लेना, टेम्परेचर इन केल्विन। और लास्ट में डेल एन जी, देखो स्मॉल एन ना मोल्स के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, मोल्स के बारे में। अच्छा मोल्स, डेल क्या होता है, डिफरेंस, दोनों के बीच में चेंज। तो चेंज किसके बीच में आप निकालोगे, एक तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स के बीच में। लेकिन बात आता है कि किसको हम कंसीडर करेंगे, तो अगेन फिर वही बात करेंगे, यहाँ पे केवल गैसियस मोल्स और रिएक्टेंट का डिफरेंस लेंगे। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में रहेगा तो इसे नहीं लेंगे, अगर एक्वस में रहेगा तो उसे भी कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पे केवल हम किसको इग्नोर करेंगे जी, सॉलिड और लिक्विड को। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको निकालना हो तो आप नहीं निकाल सकते डेल एन जी, बताओ इसके लिए डेल एन जी कितनी आएगी, यहीं पे छोटा सा कैलकुलेट कर लो। तो आपको बताओ प्रोडक्ट कितने मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट कितने मोल्स हैं, 4, 1 + 3 4, तो टोटल कितना जाएगा वैल्यू, नेट वैल्यू कितना जाएगा, -2। तो डेल एन जी की वैल्यू -2 होगी। तो डेल एन जी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो, जब डेल एन जी 0 होगा, सोचो यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है। फर्स्ट केस, जब आपका डेल एन जी क्या हो गया 0, तो उस केस में केपी क्या हो जाएगा, केसी के बराबर। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम शॉर्ट में इक्यू लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड केस बताओ, डेल एन जी आपका, सेकेंड केस डेल एन जी अगर ग्रेटर देन 0 हो, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा जी, कौन बड़ा होगा, केपी बड़ा होगा या केसी, केपी, जब आपका केपी ग्रेटर देन केसी हो, ठीक है। और थर्ड केस बताओ, जब लेस देन 0 हो, जब आपका डेल एन जी लेस देन 0 हो तो कौन बड़ा होगा, केसी, केसी इस केस में बड़ा होगा केपी से।
ठीक है, तो कभी ये कंडीशन आपको इस पे भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला ये पढ़ा, सेकंड ये पढ़ा, इसके बाद थर्ड याद है आपको क्या पढ़े इसके बाद थर्ड कंडीशन? यहाँ पे देखो एक टर्म आ रहा है जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। और एक बात और पढ़े थे कि डायरेक्शन कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हेडिंग दीजिए, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, डायरेक्शन रिएक्शन का कभी निकालना है कोई भी केमिकल रिएक्शन का या इक्वेशन का, तो उसमें हम क्या निकालते हैं जी, याद आ रहा है आपको? रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये निकालते हैं, ठीक है, Q की वैल्यू निकालते हैं। और Q की वैल्यू भी यही है, कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन है जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। जैसे Kc का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो अगर बताइए Q और इक्वल टू Kc हो गया तो ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये कौन सा कंडीशन है? एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप Kc गिवन रहेगा क्वेश्चन में और Q का वैल्यू निकाले और बताइए इन दोनों में बड़ा हो गया Kc, तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा बताइए? याद आ रहा है आप लोग को? जल्दी बोलो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर Kc बड़ा है तो फॉरवर्ड, और अगर Q बड़ा है तो बैकवर्ड, ठीक है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। चलिए जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, अगर उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पावर 2 कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी जानते हो यहाँ 2 आएगा तो वो कहाँ जाता है? पावर में जाता है, ठीक है। और अगर डिवाइड हाफ से किए, मल्टीप्लाई हाफ से किए, तो भी पावर कितना आएगा? हाफ। अगर मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो पावर कितना आएगा? 1/3। तो ऐसे करके आप नेट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो कांस्टेंट। और थर्ड केस फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन, इसके लिए फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्सेबल है तो उस केस में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा टिक कर लो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये ज्यादा पूछता है, तो यहाँ पे जो हम Kc निकालेंगे वो होगा 1/K, पुराने वाले का रेसिप्रोकल 1/K। और फोर्थ, अगर रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप है, इफ या मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन, लिखो मोर देन या 2 स्टेप लिख लो, 2 स्टेप रिएक्शन। अगर रिएक्शन 2 स्टेप में है तो 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, K1 एंड K2। तो बताओ इस केस में नेट इक्विलिब्रियम या कितना निकालेंगे हम? इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, K1 एंड K2, इसका वैल्यू दिया रहेगा, अब बता देना आंसर, ठीक है, कि K1 कौन है। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो वो किधर जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ, और अगर प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो वो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, यानी कि बैकवर्ड जाएगा। और दूसरा प्रेशर, जरूर याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, सब जरूरी नहीं है लेकिन प्रेशर याद रखिए, आपका सबका आंसर मिल जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो मोल्स घटेगा, देखो यहाँ कम मोल्स की तरफ जा रहा है, और प्रेशर घटेगा तो ग्रेटर मोल्स की तरफ जाएगा। बाकी वॉल्यूम और टेम्परेचर तो इसके वाइस अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल रिएक्टेंट्स में मोल कितना दिख रहा है? 4 मोल्स दिख रहा है, और यहाँ पे कितना मोल्स दिख रहा है? 2 मोल्स दिख रहा है, ठीक है। तो हम बोले, अगर हम आपसे पूछे कि देखिए हम जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, किधर जा रहे हैं? फॉरवर्ड में, तो 4 to 2 जा रहे हैं, तो बताइए मोल्स घटे कि बढ़े? मोल्स घट रहे हैं, 4 से 2 की तरफ जाएंगे तो घटेगा, तो मोल्स घटेगा, तो मोल्स जब घटता है तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो ये किस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा? आपसे रिएक्शन पूछ सकता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस कंडीशन में होगा? जब प्रेशर, वैल्यू ऑफ प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, तो क्या बोलोगे? इंक्रीज, यानी कि हाई प्रेशर में ये किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
और अगर ये इधर से इधर आ रहा है तो बताओ मोल्स की संख्या बढ़ी या घटी? बढ़ गया। तो अगर बढ़ रहा है मोल्स की संख्या, बढ़ रहा है, ग्रेटर मतलब बढ़ रहा है, तो उस समय प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे कौन सा बैकवर्ड जाने के लिए इसको कौन सा प्रेशर चाहिए? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कीजिएगा तो अमोनिया इसमें चेंज होगा, और हाई प्रेशर कीजिएगा तो इधर होगा। अब टेम्परेचर के लिए रटना नहीं है जी, टेम्परेचर इसी के भाई अपोजिट, ये हाई है तो टेम्परेचर कितना रहेगा? लो, लो टेम्परेचर रहेगा, और इस कंडीशन में लो है तो हाई टेम्परेचर रहेगा। तो बताइए, प्रेशर निकालिए तो आंसर बता दिया ना। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो। बताओ, ये कंपाउंड टूट के ये दोनों बन रहा है, तो उस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? तो टेम्परेचर हम क्या रखेंगे? हाई रखेंगे ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़े ना, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हीट एनर्जी हम टेम्परेचर के फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये टूटेगा तो यहाँ पे ये हाई चाहिए, और इस कंडीशन में इसका अपोजिट लो टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी क्या होगा जी? प्रेशर का, अब तो हाई प्रेशर है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? लो वॉल्यूम, और इसमें हाई वॉल्यूम। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? तो ये सब तो डायरेक्टली बता दोगे, इसीलिए एग्जाम में ना ज्यादातर देखोगे ये सब पूछता भी नहीं है, पूछता किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। इसीलिए प्रेशर को आप टिक कीजिए, ये याद है तो आप सब बता दोगे, सारे कंडीशन, कोई दिक्कत? प्रेशर की मदद से आप ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। बाकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो याद रहेगा ही, जिसका जो अमाउंट बढ़ेगा उसके अपोजिट जाएगा रिएक्शन, ठीक है? तो ये था केमिकल इक्विलिब्रियम का समरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए हेडिंग दीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम। लिखो दोज कंपाउंड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? लिखिए, दोज कंपाउंड्स which dissociate, those compounds which dissociates into their respective ions, into their respective ions, और इसके रिस्पेक्ट आयंस में टूटने के कारण ये क्या कर पाता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। तो एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, या आर कॉल्ड कर लो, बहुत सारे होते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहेंगे जी उसको? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? अब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं जी, है ना? लिख लो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यार ये ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे लिख लो। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब हुआ? कि पूरा 100% वो डिसोसिएट हो जाए, पूरा टूट जाए, जैसे सॉल्ट वगैरह पूरी तरीके से टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl अगर वाटर में मिक्स करोगे तो क्या होगा? H प्लस Cl माइनस 100% टूट जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। जैसे नमक आपने ऐड किया वाटर में, तो वो सॉल्ट कुछ बच जाता है क्या उसमें? नहीं, पूरा 100% वो डिसोसिएट हो जाता है। तो जो 100% टूट जाए वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो 100% नहीं टूटते हैं। 100% नहीं टूटेंगे तो ये आपका कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन हो। तो कार्बन हाइड्रोजन का ये दिख ही रहा है आपको, इथेनोइक एसिड वगैरह पूरा टूटते हैं क्या? नहीं, ये एसिड पूरा तरीके से टूटता है, इसलिए ज्यादा हार्मफुल होता है, ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन ये एसिड आपका पूरी तरीके से नहीं टूटता है, इसीलिए ये उतने हार्मफुल नहीं होते। आपको पता होगा ये खाने पीने में भी यूज किया जाता है ना, अचार वगैरह इसके बनाए जाते हैं और बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। बहुत सारे एसिड हम खा सकते हैं, जितने हम लोग खा सकते हैं ना वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे लेमन में देखो, है ना, सिट्रिक एसिड है ना, उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ऑरेंज में भी वो भी सिट्रिक एसिड होता है, तो वो सब हम लोग खा सकते हैं। फिर मिल्क में भी होता है लैक्टिक एसिड, बहुत तरह के एसिड होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड वीक में होते हैं क्योंकि 100% नहीं टूटते तो उतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये 100% टूटता है, और ये H आयन बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है,
जिसके कारण बहुत ही इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एसिड आपको इफेक्ट कर सकता है। जैसे एक और एसिड लो, H2SO4, ये किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग सारे इनऑर्गेनिक वाले, जैसे नाइट्रिक एसिड, और जिसमें कार्बन वाले प्रेजेंट होंगे वो वीक है। तो ये किस में टूटेगा जी? यहाँ H प्लस आयन कितने टूटेंगे? 2, दिख रहा है 2 है, और SO4 पे क्या आएगा चार्ज? 2 माइनस। ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड भी आ रहा है और बेस भी आगे आएगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और पहले 3 साइंटिस्ट आए जो एसिड बेस को पहचानना सिखाए हैं। उसमें पहला है एरेनियस। तो एरेनियस एसिड के बारे में भी बताए और बेस के बारे में बताए। ये सिंपल सा बताए जो आप जानते हो। आप क्या जानते हो जी? एसिड किसको कहते हैं? जब वो वाटर में मिक्स करेंगे तो लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे? H प्लस आयन। तो जो H प्लस आयन डोनेट करे उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिड। और ये बात किसने बताया? एरेनियस ने। तो इसीलिए हम इसको एरेनियस एसिड भी कहते हैं। तो आप कह सकते हो दो सब्सटेंस विच डोनेट या प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। तो लिख लो इसमें, those substance which produce, शॉर्ट में लिख लो, which produces H plus ion in the solution, solution में H plus ion प्रोड्यूस करे, वो आपके क्या कहलाएंगे? एसिड। और ये आपको पता है कौन प्रोड्यूस कर सकता है जी? HCl, H2SO4, है ना, ये सब। अच्छा, दूसरा एरेनियस बेस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बताइए? वैसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करे? OH माइनस आयन। तो छोटा सा लिख लीजिए, प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन। जो लार्ज अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाएगा? एरेनियस बेस। जैसे NaOH, KOH, और आप लोग जानते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किस में आएंगे? एरेनियस बेस में, जो आप लोग पढ़े हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड कॉन्सेप्ट आया, एक और साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने भी एसिड के बारे में बताया, एसिड और बेस के बारे में बताया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया एसिड और बेस के बारे में? देखिए, एसिड और बेस, देखो यहाँ पे एसिड क्या करेगा बताइए? एसिड क्या करेगा? एसिड डोनेट कर रहा है, या पहले आप समझ लो एसिड क्या करता है जी? प्रोड्यूस या लॉस या डोनेट। क्या कर रहा है डोनेट जी? डोनेट H प्लस आयन। तो एक बात बताओ, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये इसको H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं ना जी, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है या प्रोटॉन डोनर है? क्या लग रहा है आपको? ये डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है तो प्रोटॉन डोनर। यही बताया इन्होंने। इन्होंने किस टर्म में बताया? प्रोटॉन के टर्म में। ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट किस आधार पे दिया? प्रोटॉन के टर्म पे। अब बोला जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड कहलाएगा। तो बेस किसको कहोगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब भाई ये प्रोटॉन क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तुम जवाब यहां मिल जाएगा। एक बात बताओ, ये क्या डोनेट करता है? OH आयन। अब OH आयन प्रोटॉन को नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसे क्या कहेंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर। बोलो, बात समझ में आता है? तो ये प्रोटॉन के टर्म में दिया। प्रोटॉन डोनेट कौन करेगा? एसिड। और एक्सेप्ट कौन करेगा? बेस। ये बात समझ में आता है? इसको लिखो। और इसी के आधार पर इन्होंने ये बताया एसिड बेस कंजुगेट पेयर, ये कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो
तो यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट केस पढ़िए, लिखिए। पहले हम एसिड की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब सोच के बताइएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है और हम पूछें कि ये प्रोटॉन का क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? ऊपर लिखा हुआ हालांकि, अब बताइए। डोनेट करेगा। अब डोनेट कर रहा है तो इसे जा रहा है एनर्जी, तो माइनस साइन से दिखाएंगे। और क्या डोनेट कर रहा है? H+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा वो हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए HCl और ये क्या डोनेट किया जी? H आयन। तो बचा क्या इधर? Cl-। अब ये निगेटिव चार्ज है ना, तो ये एसिड अगर H+ आयन दे देता है तो वो उसका कंजुगेट बेस देता है। कैसा? कंजुगेट बेस। तो ये Cl- क्या कहलाएगा? एसिड या बेस? बेस। देखो जितना निगेटिव चार्ज होता है ना वो बेस होता है, निगेटिव चार्ज वाला सब बेस, पॉजिटिव चार्ज वाले साले एसिड। ठीक है, लिखो दूसरा। अगर यहाँ पे H2SO4 दोगे तो वो भी H+ आयन क्या हो जाएंगे? डोनेट करेगा। तो यहाँ पे SO जैसे लिख लो H2SO4 और यहाँ पे अगर ये H+ आयन डोनेट किया, ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ उधर? HSO4 2- की खाली माइनस, एक ही H+ आयन डोनेट किया है तो HSO4, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? कंजुगेट बेस। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी आपका क्या डोनेट करता है? H+, तो वो क्या देता है? कंजुगेट बेस। बोलो कोई दिक्कत? तो लिख लो इसको जल्दी से। देखिए इतना बात दिमाग में रखिए, ब्रोंस्टेन क्या बताया? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हमेशा प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, और जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट उसको कहेंगे कंजुगेट बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, और वो क्या कहलाएगा? कंजुगेट एसिड। तो चूंकि हम वाटर के यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन हम वाटर की बात करें तो वाटर एम्फोटेरिक होते हुए एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो बताइए वाटर जब एसिड की तरह बिहेव करेगा, वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो प्रोटॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब लॉस कर रहा है, तो डोनेट कर दिया। अब बताइए रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? OH- नहीं बचेगा इसमें, एक हाइड्रोजन चला गया तो OH-। अब OH- बताइए बेस है कि एसिड है? बेस है। तो वही तो बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड अगर जब वो H आयन लॉस करता है तो वो जो देता है वो क्या कहलाता है? कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि कंजुगेट के बेस कैसे मिला हमें। अब आइए, अगर वाटर को हमको बिहेव करवाना है किसकी तरह? बेस की तरह, दोनों की तरह कर सकता है। तो बेस की तरह बिहेव करेगा तो देखिए बेस में पढ़िए प्रोटॉन को क्या करेगा? बस यही तो कराना था आपको। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कराए यानी यहाँ जोड़ दिए। अब ये जोड़ने के बाद यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। आप बताओ ये एसिड या बेस? और चूंकि बेस से मिल रहा है इसलिए इसको कंजुगेट एसिड भी बोल सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस पे देखिए आपके एग्जाम्स बुक्स में क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 37 पे आइए। मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूं, आप बताइए। आपको बोला है HF। अच्छा HF एसिड है या बेस? एसिड है, वो ऑलरेडी पता है, वो बोल भी दिया कि एसिड है। अब बोला ना इसका आप लिखो कंजुगेट बेस। क्या लिखना है इसका? कंजुगेट बेस। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा जल्दी बताओ भाई? इससे लॉस क्या कर दोगे? H+, तो बचेगा क्या? F-। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? F-। बस इतना आंसर लिखना था। तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है H2SO4। तो बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? एक ही प्रोटॉन डोनेट कराएंगे एक बार में, तो ये HSO4-। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? और देखिए ये इसको भी आपको एसिड की तरह बिहेव कराना था। बताइए इसमें से क्या लॉस कराइएगा? H+ लॉस कराएंगे तो बचेगा क्या? अच्छा बुक में, अच्छा 37, हाँ HCO3। क्वेश्चन ये है जी, इसको एसिड की तरह बिहेव कराना है।
तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसका कंजुगेट बेस एक H प्लस निकालो, CO3 2 माइनस, ये कंजुगेट बेस होंगे, तो ये इसके आंसर हो गए। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आता है तो बनाइए तो जल्दी से 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए CO3 2 माइनस है, तो CO3 2 माइनस निगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट या लॉस, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा है, इसके पास तो H प्लस आयन है ही नहीं, तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन, तो कैसा दिखेगा, HCO3, H जुड़ जाएगा ना, एक प्लस और 2 माइनस कितना घट के आ जाएगा, -1 आएगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, -1। अब आप बताइए इसको कहाँ लिखना चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाले बेस होते कि एसिड होते हैं, बेस, तो किस में लिखेंगे, कंजुगेट, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, HCO3 -1। बोलिए कोई डाउट, OH माइनस, OH माइनस लिखे तो बताइए ये क्या करेगा, H प्लस आयन गेन करेगा कि लॉस करेगा, गेन करेगा। अगर H प्लस आयन ये गेन करेगा तो कैसा दिखेगा, H2O हो जाएगा, और H2O किस में जाएगा बताओ, ये चूंकि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना जी, गेन कर रहा है तो बिहेवियर इसका कैसा है, एसिड की तरह कि बेस की तरह, एक्सेप्टर जो होता है, भाई जो एक्सेप्टर होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसका कंजुगेट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये, एक मिनट, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, ठीक, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, और तो ये क्या बन गया, H2O, तो इसका कंजुगेट क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा या बेस मिलेगा बताइए, क्योंकि यहाँ पढ़ो ना, जो खुद एसिड की तरह है वो एक्सेप्ट यहाँ ये लॉस कर रहा है, यहाँ पे ये आपका क्या कर रहा है, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट किया तो ये बेस है, तो इसका कंजुगेट क्या मिलेगा, एसिड, तो ये आपका H2O हो जाएगा कंजुगेट एसिड की तरह। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन ये भी बनाओ 38, तब इसे क्लियर हो जाएगा। देखो जो पहले ही बोल दिया है कि ये बेस है और सब पे नेगेटिव चार्ज है, बेस है, ठीक, खैर ये आपको नहीं पहचानना था, ये बता दिया उन्होंने। अब बोला कि ये अगर बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट एसिड। तो आप जरा बताइए कि बेस का बिहेवियर क्या होता है, बेस का बिहेवियर क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है या लॉस करता है, एक्सेप्ट करता है, बेस का बिहेवियर होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये सब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन, तो एक्सेप्ट करने के बाद कैसे दिखेंगे बताइए, NH3 नहीं बन जाएगा और चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, NH4, और उस पर कोई चार्ज होगा, प्लस चार्ज, भाई H प्लस आयन आ रहा है तो एक प्लस चार्ज लेके आएगा, और इसमें भी H प्लस आयन जोड़ोगे तो क्या आएगा, HCOOH, ये न्यूट्रल हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन ये एसिड की तरह नहीं दिखता है, ये आपको पता ही होगा मिथेनोइक एसिड है, ठीक है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है। बोलिए कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो इस पे देखो एक सवाल और है, 38 के बाद देखो 39, अच्छा ठीक है एक सेकेंड, पहले एक बार 39 बनाओ फिर बताते हैं। 39 ट्राई कीजिए, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखिए फर्स्ट आंसर तो यहीं पे H2O। अब वाटर देखो आप जानते हो दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक, उसका हमको कंजुगेट एसिड भी लिखना है, कंजुगेट बेस भी लिखना है, तो बताइए ये एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, देखिए ध्यान से, ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ही ना ये एसिड बनेगा, उसी को कंजुगेट एसिड बोलेंगे। तो प्रोटॉन अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो देखिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट एसिड दिख रहा है, पढ़े हो ना, एसिड की तरह कब बनेगा वो, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो कैसा बन गया एसिड, उसी को क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड। देखो ध्यान से यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो H3O प्लस में गया और उसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। अब दूसरी बात, बेस की तरह कब बिहेव करेगा, जब प्रोटॉन क्या करेगा,
ओ एक मिनट, प्रोटॉन उल्टा हो गया। एच, हाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये, हाँ ये आपका हाइड्रोजन अगर डोनेट करेगा तो कैसे बिहेव करेगा, डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH माइनस, और वो क्या कहलाएगा आपका कंजुगेट बेस। तो H आयन इसे डोनेट करा दो तो ये कैसा दिखेगा, OH माइनस दिखेगा, तो वो बेस होगा। और इसको H आयन एक्सेप्ट करा दो तो कैसा दिखेगा, H3O प्लस। जब भी प्लस चार्ज आता है तो कौन सा होता है, एसिड, और जब भी माइनस चार्ज आता है तो कौन होता है, बेस। ये तो ठीक है सिंपल से समझने के लिए, लेकिन आप इतना सोचो कि अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ही ना ऐसा जा रहा है, और एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड, और अगर लॉस करेगा तो बेस। बस इतनी सी बात है। देखो अब यहाँ पे देखिए HCO3 माइनस, HCO3 माइनस में क्या करोगे बोलो, अगर ये गेन कर लेगा H प्लस आयन तो कैसा होगा, कंजुगेट एसिड। तो कैसा दिखेगा, ये H2CO3 नहीं दिखेगा, और ये आपको पता भी है कि ये एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड इसका नाम नहीं है, ठीक। अच्छा इससे तुम H निकाल दो तो कैसा दिखेगा ये, CO3 2 माइनस। अब बोलो इसको कहाँ रखना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। नेगेटिव चार्ज वाले किस में आते हैं, बेस। कोई हाइड्रोजन नहीं है तो बेस ही ना होगा जी, एसिड तो नहीं होगा, ठीक। अच्छा इसकी बात करो, ये देखो इसको तुम H प्लस आयन दोगे तो ये कैसा दिखेगा, H2SO4, ये किस में जाएगा, एसिड में ना जाएगा, ठीक। अब उल्टा करो इसका, इससे ये छीन लो हाइड्रोजन तो क्या दिखेगा, SO4 2 माइनस, तो किस में जाएगा ये, बेस। बोलो कोई दिक्कत, लास्ट वाला आप खुद से लिखिए फिर हम आपसे पूछते हैं।